अब हम मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, विदेशी व्यापार, व्यापारिक मार्ग, मापतौल और शुल्क, श्रेणी संगठन, शिक्षा एवं साहित्य और मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पूर्व हमने मौर्यकाल की सामाजिक दशा और उसके धार्मिक जीवन को समझा था। तो अब हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था मतलब मौर्यकाल के समय राज्य की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, राजा किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाए हुए थे और व्यापार और वाणिज्य की क्या दशा थी, किस आमदनी के स्रोत क्या थे, कृषि की क्या दशा थी और इसके अतिरिक्त आम जन की आर्थिक दशा कैसी थी, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। क्योंकि यदि राज्य की आर्थिक दशा अच्छी है तो राज्य की प्रजा भी उच्च आर्थिक दशा देखने को मिलती है। क्योंकि यदि राजा आर्थिक गतिविधियों पर सही नियंत्रण नहीं रखता है तो इससे आर्थिक परेशानियां राज्य में उत्पन्न होती हैं और बहुत कई अवसरों पे हमने देखने को मिला है कि कई राजाओं का पतन आर्थिक दुर्दशा का कारण भी बना। तो आज हम विस्तार से मौर्य साम्राज्य की आर्थिक दशा के बारे में जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था, मौर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। कृषि जो कि परंपरागत एक कार्य जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन में उपयोगी वस्तुओं का यानी अन्न का उत्पादन कृषि कार्य करके करता आ रहा है और ऐसा ही हमें मौर्यकाल में देखने को मिलता है। क्योंकि मनुष्यों ने जब कृषि करना सीख लिया तो वो इतना अन्न पैदा करने लगे जिससे उनका जीवन यापन आसानी से हो जाता था और आवश्यक जो फसलें थी वो उगा लेते थे। ऐसा ही मौर्यकाल में देखने को मिलता है। लेकिन पशुपालन बड़े पैमाने पर मौर्यकाल में देखने को मिलता है, जो उनके एक जीविका का साधन भी माना जा सकता है। और कृषि और पशुपालन ही उस समय अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख आधार माने जा सकते हैं। कृषि, राज्य में कृषकों को संरक्षण भी प्राप्त था, मतलब राजा की तरह किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती थी और उन्हें संरक्षण भी दिया जाता था। बाजरा, गेहूं, चना, मटर, मूंग, उड़द, ईख, नारियल की खेती इस समय की जाती थी और फलों को भी उगाए जाते थे। फलों के बागान भी थे, विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते थे जिनको किसान बेचकर उन्हें कुछ उनकी आमदनी होती थी और साग सब्जी भी पैदा की जाती थी जिसको बाजार में बेचकर किसान को धन प्राप्त होता था और उनका एक आजीविका का साधन भी था। खेतों में पैदा होने वाली वस्तुओं को क्षैतिक तथा जंगल में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को आर्टविक कहा जाता था। मतलब जो खेतों में पैदा होती थी उन वस्तुओं को क्षैतिक और जो जंगल में पैदा उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को आर्टविक कहा जाता था। हल से जोतकर उत्पन्न किए हुए पदार्थ को यानी हल से जोतकर उत्पन्न किए हुए पदार्थ को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता। तो जंगल में उत्पन्न होने वाली वस्तु है आर्टविक और खेतों में पैदा होने वाली वस्तु को क्षैतिक और हल से जोतकर उत्पन्न किए हुए पदार्थ को सीता के नाम से जाना जाता था। उद्योग और व्यवसाय,
औद्योगिक व्यवसाय में औद्योगिक और व्यावसायिक वर्गों के विकास के कारण व्यवसायियों को नया बाजार मिला। तो विभिन्न प्रकार के उद्योग भी प्रचलित थे। इन उद्योगों में निर्मित वस्तुएं यानी जो जिन वस्तुओं का निर्माण होता था वो दैनिक उपयोग में उसका बहुत बड़ी एक महत्व माना जा सकता है, क्योंकि लोगों को जैसे लकड़ी से बना हुआ कोई फर्नीचर यानी कुर्सी, मेज, स्टूल इत्यादि और धातु से बने हुए विभिन्न प्रकार के औजार, वस्त्र और भी चटाई उद्योग, आभूषण उद्योग, इसी प्रकार के अन्य प्रकार के चमड़े की बनी हुई वस्तुएं आदि उद्योग प्रचलित थे, जिसका एक तो लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, दूसरा इससे पर्याप्त आय भी होती थी और लोगों का जीवन समृद्ध था। औद्योगिक और व्यावसायिक वर्गों के विकास के कारण व्यवसायों का नया बाजार मिला। सूती वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग अपनी चरम पर था। उस समय मौर्य काल में धातु उद्योग अपने चरम सीमा पर था। खान का काम करने वाला अधिकारी आकराध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? आकराध्यक्ष। स्वर्ण उद्योग, लकड़ी उद्योग, बर्तन उद्योग अच्छी अवस्था में थे। स्वर्ण उद्योग जो कि इसमें आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं और आभूषणों का उस समय भी मौर्य काल में भी स्त्रियों ज़्यादा शौक रखती थी। पुरुष भी स्वर्ण आभूषण धारण करते थे और आभूषण से भी व्यक्ति की स्थिति का पता चलता था कि वो कितना धनाढ्य है या गरीब है, और लोग अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही आभूषणों को उपयोग करते थे। तो आभूषण और स्वर्ण उद्योग, लकड़ी उद्योग, बर्तन उद्योग, बर्तन जो कि दैनिक उपयोग में ली जाने वाली सामग्री है, क्योंकि भोजन पकाना, पके हुए भोजन को रखना, उसको भोजन करने के लिए बर्तनों की आवश्यकता, तो ये तब भी थी और आज भी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वर्ण उद्योग, लकड़ी उद्योग और बर्तन उद्योग अच्छी अवस्था में थे मौर्य काल में। व्यापार वाणिज्य में उस समय भी दुकानें, वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। सामान इधर से उधर ले जाए जाते थे। उस समय मनुष्यों को भी खरीदा और बेचा जाता था, उनका भी क्रय विक्रय होता था और उनकी मंडियां लगती थी। दुकानों को खोलने के लिए भी परमिशन यानी अनुमति लेनी पड़ती थी राज्य की तरफ से, और जो वस्तुएं बेची जा रही थी वे पंडित या परिणितव्य नाम से जानी जाती थी। जो वस्तुएं बेची जाती थी वे पंडित या परिणितव्य नाम से जानी जाती थी। व्यापार का देखभाल करने वाला अधिकारी को परिणयाध्यक्ष यानी व्यापार का कार्य देखता था, उसके अधिकारी को परिणयाध्यक्ष कहा जाता था। दुकान खोलने के लिए भी राज्य द्वारा अनुमति लेनी पड़ती थी। तो व्यापार और वाणिज्य की अगर बात करें तो मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य अपनी उच्च अवस्था में था। इसके बाद विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार मौर्य काल में विदेशों से भी व्यापार होता था। मौर्य काल में व्यापारी लोग अपनी श्रेणियों में संगठित थे, मतलब एक श्रेणी, एक संगठन बना रखा था जिसमें मुद्रा का आपसी लेन देन, मुद्रा किसी को उधार चाहिए धनराशि तो श्रेणी से ले सकता था व्यापार करने के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए। तो मौर्य काल में व्यापारी लोग अपनी श्रेणियों में संगठित थे। प्रत्येक श्रेणी का मुखिया होता था। जैसे आजकल बैंकों का रूप हम देख सकते हैं कि हमें धन जमा कराना है, लेना है
या जिस प्रकार से हम लेन देन करते हैं, तो मौर्य काल में यही श्रेणियों का काम होता था। प्रत्येक श्रेणी का एक मुखिया होता था और व्यापारिक लेन देन का काम सिक्कों से होता था, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार तो नहीं हुआ था। तो किससे लेन देन करते थे? व्यापारिक सिक्कों के माध्यम से। सिक्कों से होता है स्वर्ण सिक्का। अब उस समय 3 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। स्वर्ण यानी सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का। तो उस समय मौर्य काल में इन तीनों सिक्कों को अलग अलग नाम से जाना जाता था, पुकारते थे उनका नाम। स्वर्ण सिक्का निष्क, क्या कहलाता था? निष्क। स्वर्ण के सिक्के को निष्क। चांदी का सिक्का धड़, धरण और तांबे का सिक्का माशा तथा कांकड़ी कहलाता था। तो सोने का सिक्का जो था निष्क, चांदी का सिक्का धरण और तांबे का सिक्का माशा तथा कांकड़ी कहलाता था। राजपुरुष केवल स्वर्ण एवं चांदी के सिक्कों का लेन देन करते थे। मतलब राजा का राज्य और उसका राजकोष से जो लेन देन होता था, उसमें सिर्फ सोने और चांदी के सिक्के ही सम्मिलित थे। तो और विदेशों से व्यापार, बहुत सी वस्तुएं ऐसी थी जो बाहर से मंगाई जाती थी, मध्य एशिया, मिस्र और भी अन्य देशों से, क्योंकि जैसे सूखे मेवे, बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े और भी खाद्यान्न वस्तुएं, तो इस प्रकार का व्यापार मौर्य काल में होता था। और मैगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी इसके बारे में पता चलता है। व्यापारिक मार्ग, मौर्य काल में जो व्यापार था वो जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से होता था। और जल मार्ग से व्यापार के लिए बड़े बड़े बंदरगाह भी थे, जहाँ से सामान लादकर दूसरे देशों में ले जाया जाता था। और बाहर से स्थल मार्ग और जल मार्ग से बहुत सी वस्तुएं भारत में लाई जाती थी और उनका उपयोग बड़े बड़े उद्योगों में वस्तुओं को बनाने में किया जाता था, और जिसका उपयोग आम जनसाधारण, मध्यम वर्ग के लोग व उच्च वर्ग के लोग करते थे। व्यापार से राज्य को आय भी होती थी। मापतौल शुल्क, मापतौल शुल्क में देखें तो जैसा कि हम देखते हैं वर्तमान में भी कि वस्तुओं को तौला और मापा जाता है। यानी जो ठोस वस्तुएं हैं उनको हम तौलते हैं और जो द्रव्य रूप में है उनको हम लीटर के रूप में मापते हैं। उस समय भी द्रव्य वस्तुओं और ठोस वस्तुओं को मापा और तोला जाता था, जिसके लिए बाटों का प्रयोग होता था। और बाटों से तोलकर किसी वस्तु का वजन और द्रव्य चीज का उसकी अनुपात का पता चलता था कि कितनी मात्रा है इसकी। तो उस समय मौर्य काल में भी इसका प्रचलन था। व्यापारियों की वस्तुओं पर लगने वाला कर, मतलब व्यापारियों की वस्तुओं पर लगने वाला कर शुल्क कहलाता था। क्या कहलाता था? शुल्क। और शुल्क वसूलने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहा जाता था, कहलाता था। यानी व्यापारियों की वस्तुओं पर लगने वाला कर शुल्क, और शुल्क वसूलने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। श्रेणी संगठन, श्रेणी संगठन में देखें प्राचीन काल में व्यापारिक समूहों को श्रेणी कहा जाता था। व्यापारिक जो ग्रुप थे उनको क्या कहा जाता? श्रेणी संगठन कहा जाता था। भिन्न भिन्न श्रेणियां भिन्न भिन्न व्यापारी समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब भिन्न भिन्न श्रेणियां भिन्न भिन्न व्यापारिक समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। मौर्य युग में श्रेणी का महत्व बना था। तो श्रेणी का कार्य धन का लेन देन करना और इसका
मौर्य युग में महत्व बना रहा। कौटिल्य ने शिल्पकारों के समूह को श्रेणी कहा। कौटिल्य ने यानी आचार्य चाणक्य ने शिल्पकारों के समूह को श्रेणी कहा है और श्रेणी प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। मतलब श्रेणी प्रमुख के समूह को श्रेष्ठी कहते थे मौर्य काल में। इसके बाद शिक्षा एवं साहित्य। मौर्य काल में जैन मंदिर एवं बौद्ध मठ शिक्षा के केंद्र बने हुए थे, क्योंकि धार्मिक उपदेश और बौद्ध विहार, बौद्ध मठ तो और जैन मंदिर, यहाँ पर शिक्षाएं प्रदान की जाती थी कि जीवन को किस प्रकार से अच्छा बनाया गया और किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि एक हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त हो। तो बौद्ध मठ और जैन मंदिर ये शिक्षा के केंद्र मौर्य काल में बने हुए थे। शिक्षा का काम गुरुकुल मठों और बिहारों में भी होता था। तो गुरुकुल प्रणाली भी पहले प्रचलित थी मौर्य काल में। धर्म शास्त्रों के अतिरिक्त कौन कौन से विषय की शिक्षा दी जाती थी? धर्म शास्त्रों के अतिरिक्त राजनीतिक, उपनिषद, नीतिशास्त्र, साहित्य, ज्योतिष, चिकित्सा आदि की शिक्षा दी जाती थी। मौर्य काल की प्रचलित भाषा जो थी वो संस्कृत, अवधी, प्राकृत तथा पाली थी। मौर्य काल की प्रचलित भाषा संस्कृत, मागधी, प्राकृत तथा पाली थी और वैदिक साहित्य के रूप में गुहा सूत्र, धर्मसूत्र, वेदांत ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई। तो वैदिक साहित्य के रूप में गुहा सूत्र, धर्मसूत्र, वेदांत ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई। सुबंधु ने वास व दत्ता नाट्यधारा नामक नाटक लिखा। सुबंधु ने वास व दत्ता नाट्यधारा नामक नाटक लिखा। त्रिपिटक का संगठन इसी काल में हुआ है। विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म की विभिन्न शिक्षाओं, उपदेशों, महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो त्रिपिटक का संगठन भी इसी काल में हुआ। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य, तो इसमें स्थापत्य कला देखते हैं। स्थापत्य कला में स्तंभ उस समय अशोक के शासन काल के दौरान काफी स्तंभ बनवाए गए जो अधिकतर पत्थरों के थे। तो पाषाण स्तंभों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, भूमि के अंदर गड़ा हुआ भाग स्तंभों का। नंबर 1, भूमि के अंदर गड़ा हुआ भाग। नंबर 2, मध्य का लंबा दंड भाग। और नंबर 3, ऊपर का शीर्ष भाग। तो 3 भाग होते थे। और स्तंभ पर मोर पक्षी की आकृतियां भी बनी हुई होती थी, यानी स्तंभों की सजावट भी की जाती थी और स्तंभों को पालिश करके चिकना भी किया जाता था। और अशोक के समय के स्तंभ विशेष प्रसिद्ध है। एक सारनाथ का जो स्तंभ है उस पे से 4 शेरों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं जो काफी देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और स्तूप, मौर्य काल में स्तूपों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मौर्य काल में स्तूप बनाए जाते थे जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहकर ज्ञान का उपदेश देते थे। और ये स्तूप गुंबद आकार के होते थे और इनको ईंटों से, बड़े बड़े पत्थरों से भी बनाया जाता था, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहकर अपना ज्ञान बांटने का काम करते थे। भवन, अब जैसे हम सांची का स्तूप देखते हैं, सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में, और ये स्तूप बौद्ध धर्म में अपना विशेष स्थान रखता है। भवन, फायर ने अशोक के भवनों को देखकर कहा था कि इन्हें मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया है। तो मौर्य काल में भवन निर्माण कला उच्च कोटि की थी।
भवनों में अधिकतर लकड़ी का भी प्रयोग होता था और भवनों की साज सज्जा भी बहुत ही अच्छी प्रकार से की जाती थी। तभी फारन ने असुर के भवनों को देखकर क्या कहा कि इन्हें मनुष्यों ने नहीं बल्कि भगवान ने, देवताओं ने इसे बनाया है। गुहागृह पर्वतों एवं कठोर चट्टान को काटकर उन्हें निवास गृह, उपासना गृह तथा सभा भवनों का आकार देना भारतीय स्थापत्य कला की अपनी मौलिक शैली थी। मतलब पर्वतों एवं कठोर चट्टान काट कर उनके अंदर जो ग्रह बनाए जाते थे उन्हें गुहा ग्रह कहते थे। गुहा मतलब गुफाएं, एक तरह से पर्वतों और चट्टानों को काट कर उनके अंदर जो रहने के लिए ग्रह, सभा भवन बनाए जाते थे वो गुहा ग्रह कहलाते हैं। मौर्य युग में निर्मित ऐसे गुहागृह, मौर्य युग में निर्मित ऐसे गुहागृह नागार्जुन और बार की पहाड़ियों में बने हुए हैं। मूर्ति कला मथुरा के पास परखम में मिली यक्ष की मूर्ति, बेस नगर की स्त्री मूर्ति, पटना एवं दीदारगंज में मिली मूर्तियां विशेष कलात्मक एवं उल्लेखनीय हैं। तो मथुरा के पास परखम में मिली यक्ष की मूर्ति और बेस नगर की स्त्री मूर्ति और पटना एवं दीदारगंज में मिली मूर्तियां विशेष कलात्मकता लिए हुए हैं। सारनाथ का स्तंभ पर 4 शेरों की मूर्ति विशेषता लिए हुए और जो जिसे असुरों की लाड भी बोलते हैं। तो मूर्ति कला भी उस समय काफी प्रचलित थी मौर्य काल में, और इसके अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां उस समय की मिली हुई हैं। तो मूर्ति कला एक उच्च कोटि की उस समय डेवलप थी, यानी लोग मूर्ति कला में दक्ष थे। तो आज हमने मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य और विदेशी व्यापार, व्यापारिक मार्ग, माप तौल शुल्क, श्रेणी संगठन, शिक्षा एवं साहित्य, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला में स्तंभ, स्तूप, भवन, गुहागृह और मूर्ति कला के बारे में जाना। अब इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।